चीनी मीडिया ने भारत के किस इलाके पर कब्जा का दावा किया है? जम्मू कश्मीर में सेना के सफाई अभियान में कितने आतंकवादी ढेर हुए हैं? आतंकवाद पर प्रहार के लिए सरकार का फाइनल फॉर्मूला क्या है? और ओआईसी के किस करतूत की भारत ने आलोचना की? पड़ोसी मुल्कों की साजिशों जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन का। चीन अपनी चालबाजी से बाज आता नहीं दिख रहा है। चीनी मीडिया ने दावा किया है कि पेंगोंग झील के ब्लैक टॉप पर उसने फिर से पोस्ट बना ली है। भारतीय सेना ने पिछले साल अगस्त महीने में रातों रात बढ़त हासिल करते हुए चीनी सेना की मूवमेंट को इन इलाकों में रोक दिया था। चीन का ये प्रोपेगेंडा समझौते का भी सरासर उल्लंघन है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना का सफाई अभियान जारी है। कल सेना ने 2 अलग अलग इलाकों में हुई मुठभेड़ में 2 आतंकियों को मार गिराया। श्रीनगर के बेमिना इलाके में मुठभेड़ में 1 आतंकी ढेर हुआ है। उसके पास से एक AK-47 राइफल बरामद हुई है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकियों को अभी भी घेरा हुआ है। इससे पहले कुलगाम के चवलगाम में भी सेना ने 1 आतंकी को मार गिराया था। सरकार ने कश्मीर में आतंकवाद पर अंतिम प्रहार की तैयारी कर ली है। आंतरिक सुरक्षा के लिए 14 साल बाद BSF के जाबाजों की फिर से तैनाती की जाएगी और अन्य सुरक्षा बलों के साथ मिलकर घाटी में आतंकवाद को कुचलते नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद BSF को कश्मीर में आतंकवाद पर फाइनल वार की जिम्मेदारी मिली है। भारत की आपत्ति के बावजूद इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC का एक प्रतिनिधिमंडल POK के दौरे पर है। इस प्रतिनिधिमंडल ने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों से भी मुलाकात की और LOC पर सुरक्षा को लेकर ताजा स्थिति की जानकारी हासिल की। OIC का प्रतिनिधिमंडल 1 हफ्ते की पाकिस्तान यात्रा पर है। भारत लगातार कहता रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के मुद्दे पर OIC को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपनी ताकत में और ज्यादा इजाफा कर लिया है। अब आगे भी उनके राष्ट्रपति बने रहने का रास्ता साफ हो गया है। कम्युनिस्ट पार्टी ने जिनपिंग को महत्तम नेताओं में से एक के रूप में सम्मानित करने का प्रस्ताव पास किया है। उन्हें माओ से तुंग और डेंग जियोपिंग के कद के बराबर दर्जा दिया गया है। अब स्कूलों में जिनपिंग के विचार भी पढ़ाए जाएंगे। दुनिया को हेकड़ी दिखाने के लिए चीन अपनी सेना पर बेहिसाब दौलत खर्च कर रहा है। उसे अपनी नौसेना को विश्व की सबसे बड़ी नौसेना बनाने की सनक चढ़ी हुई है। वो अगले साल फरवरी में एक बेहद उन्नत शक्तिशाली विमान वाहक पोत टाइप 003 नौसेना में शामिल करने वाला है। संख्या के लिहाज से दुनिया में सबसे ज्यादा 355 लड़ाकू जहाज चीन के पास ही है। वहीं अमेरिकी नौसेना के पास 296 और रूस के पास 295 वॉरशिप है। ड्रैगन को भारत ने कड़ा जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने चीन का अवैध कब्जा न कभी स्वीकार किया है और न ही कभी करेंगे। अरिंदम बागची ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सहित सीमा से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए जा रहे हैं। इस बीच लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद सेन गुप्ता को लद्दाख में तैनात सेना की उत्तरी कमान की फायर एंड फ्यूरी कोर का नया कमांडर बनाया गया है। वो इस महीने के अंत तक पद संभाल लेंगे। दुनिया में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान अब तालिबान से दोस्ती पक्की करने में जुटा है। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कल इस्लामाबाद में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इमरान सरकार प्रतिबंधित संगठन तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान से भी बातचीत में जुटी है। इस पर विपक्ष ने सीनेट में सवाल उठाए हैं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान को तहरीके तालिबान ऑफ पाकिस्तान का डर सता रहा है। आलम यह है कि आतंक की फैक्ट्री चलाने के लिए आर्थिक तंगी की मार झेल रहा पाकिस्तान अब अफगान तालिबान से हथियार खरीदने जा रहा है। ये वही हथियार है जो अफगान सेना के पास थे और अब तालिबान के हाथ लग गए हैं। बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी रणनीतिकार अमित शाह आज जाएंगे काशी। चुनावी तैयारियों पर करेंगे मंथन। खुर्शीद के किताब पर सियासी बवाल, डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस। जिन्ना वाले बयान पर ओवैसी ने अखिलेश पर किया हमला। पंजाब विधानसभा में क्यों हुआ हंगामा और गैंगरेप के दोषी यूपी के किस पूर्व मंत्री को आज सजा मिलने वाली? राजनीतिक खबरों जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 सियासी संग्राम। बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पार्टी की चुनाव तैयारियों का जायजा लेने आज यूपी के दौरे पर जा रहे हैं। शाह आज पीएम के चुनाव क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां वो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनावी तैयारियों की समीक्षा करेंगे। अमित शाह कल आजमगढ़ में पार्टी की एक रैली को भी संबोधित करेंगे। अयोध्या के फैसले पर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की नई किताब पर बीजेपी का हमला जारी है। कहा खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना ISI से कर बहुसंख्यकों को ठेस पहुंचाई है। सलमान ने सोनिया और राहुल के इशारे पर हिंदुओं का अपमान किया है। वहीं कांग्रेस भी सलमान खुर्शीद की किताब पर डैमेज कंट्रोल में जुटी है। पार्टी नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि हिंदुत्व की तुलना बोको हरम और ISI जैसे संगठनों से करना गलत है। असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी के मुरादाबाद में अखिलेश यादव पर हमला बोला है। ओवैसी ने सरदार पटेल की जिन्ना से तुलना को लेकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश को इमेच्योर बताते हुए कहा कि कोई अंगूठा छाप उन्हें कुछ भी लिखकर दे देता है और वो बोल भी देते हैं। ओवैसी ने कहा कि जिन्ना ने भारत के टुकड़े करवाए और पाकिस्तान बनवाया।
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव एमवाई समीकरण के साथ ही अब ओबीसी वोट बैंक साधने में जुट गए हैं। कल यूपी के मुजफ्फरनगर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी ने पिछड़े वर्ग के साथ धोखा किया है। सपा सरकार बनते ही राज्य में पिछड़ों की गिनती कराई जाएगी। अखिलेश ने कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे पर भी बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। योगी सरकार में मंत्री धर्म सिंह सैनी के बयान पर आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने निशाना साधा है। संजय सिंह ने कहा कि जो किसान नेता गुपचुप बात करेगा वो भी सवालों के घेरे में आएगा। टीवी 9 से खास बातचीत में धर्म सिंह ने किसानों और यूपी सरकार की बातचीत का दावा किया था और कहा था कि जल्द ही किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा। पंजाब विधानसभा में कल जबरदस्त हंगामा हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने अकाली नेता विक्रम सिंह मजीठिया के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इसके बाद अकाली विधायक भड़क गए। कांग्रेस और अकाली दल के विधायक आमने सामने आ गए। सीएम चन्नी की स्पीच के दौरान हाथापाई की नौबत तक आ गई। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने विधानसभा में पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की तारीफ की है। सिद्धू ने कहा कि कैप्टन हमेशा सही को सही कहते हैं। जब पंजाब सरकार ने पानी के मामलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जाकर वाटर टर्मिनेशन बिल को पंजाब में लागू किया था, वो एक सराहनीय और दमदार कदम था और वो उसकी तारीफ करते हैं। गैंगरेप केस में दोषी यूपी के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और 2 अन्य को आज सजा सुनाई जाएगी। गायत्री प्रजापति अखिलेश यादव की समाजवादी सरकार में खनन मंत्री रहे हैं। उन्हें एमपी एमएलए कोर्ट ने चित्रकूट गैंगरेप केस में दोषी करार दिया है। तीनों अभियुक्तों को अधिकतम उम्र कैद या मृत्युदंड की सजा मिल सकती है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने गाड़ियों में इथेनॉल को अन्य ईंधन की तुलना में सस्ता और प्रदूषण मुक्त विकल्प के रूप में उपयोग करने पर जोर दिया। गडकरी ने कहा कि आने वाले दिनों में फ्लेक्स ईंधन इंजन अनिवार्य कर दिए जाएंगे। गडकरी मुंबई में महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान एनसीबी सुप्रीमो शरद पवार भी साथ नजर आए। पीएम मोदी देश को आज क्या सौगात देने जा रहे हैं? पीएम का क्यों मुरीद हुआ विदेशी मीडिया? काशी में आज लगेगी संस्कृति संसद और एनएसए अजीत डोभाल का आज क्या है कार्यक्रम? देश भर की तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 राष्ट्र में। पीएम मोदी आज आरबीआई की 2 अभिनव उपभोक्ता केंद्रीय पहलों खुदरा प्रत्यक्ष योजना और रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना की शुरुआत करेंगे। एकीकृत लोकपाल योजना का उद्देश्य शिकायतों को दूर करने वाली प्रणाली में सुधार लाना है, जिससे संस्थाओं के खिलाफ ग्राहकों की शिकायतों को दूर करने के लिए आरबीआई नियम बना सके। कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री और आरबीआई गवर्नर भी शामिल होंगे। कोरोना महामारी से निपटने को लेकर मोदी सरकार ने जिस तरह से प्लानिंग के साथ काम किया है, इसे लेकर अमेरिकी मीडिया में उसकी जमकर तारीफ हो रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारत में तेजी से हुए 100 करोड़ वैक्सीनेशन सहित महामारी के बढ़ते प्रभाव को काबू करने के लिए मोदी सरकार की नीतियों की तारीफ की है और कहा कि भारत में कोरोना कंट्रोल निश्चित तौर पर सरकारी प्रयासों की सफलता को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 3 दिन के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र लखनऊ पहुंच रहे हैं। रक्षा मंत्री लखनऊ में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बैठक करेंगे। वहीं शाम को राजनाथ सिंह बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी में पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर अखिलेश दास की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इसके अलावा भी रक्षा मंत्री का कई कार्यक्रमों में शामिल होने का कार्यक्रम है। काशी में आज से 3 दिन के संस्कृति संसद का आयोजन होने जा रहा है। संस्कृति संसद में दुनिया भर से आए विद्वान शिरकत करेंगे। काशी के संस्कृति संसद में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम में सीएम योगी सहित बेल्जियम और अन्य देशों के नेता मेहमान के रूप में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल आज हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों के 73वें बैच की पासिंग आउट परेड की समीक्षा करेंगे। डोभाल इस दौरान उन्हें सेवा से जुड़े गुरु मंत्र भी देंगे। दीक्षांत परेड में 149 प्रशिक्षु अधिकारी हिस्सा लेंगे। इनमें 31 महिला अधिकारी हैं। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड लैंड केस में ईडी ने पुणे के 60 ठिकानों पर छापेमारी की है। कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि रेड वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं, चैरिटी से जुड़ी संस्था पर हुई है। अगर ईडी मेरे घर आई तो वो उसका स्वागत करेंगे। इससे पहले पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने मलिक के परिवार पर अंडरवर्ल्ड के लोगों से सस्ते दाम में जमीन खरीदने का आरोप लगाया था। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक की बेटी ने पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को मानहानि का नोटिस भेजा है। फडणवीस ने नवाब मलिक के दामाद के घर ड्रग्स मिलने का दावा किया था। वहीं इसके जवाब में फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने भी नवाब मलिक को लीगल नोटिस भेजा है और कहा कि 48 घंटे में अगर बिना शर्त माफी नहीं मांगी तो कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। भारत की आजादी के समय दुनिया के सबसे धनी लोगों में शामिल रहे हैदराबाद के निजाम का खजाना एक बार फिर से चर्चा में है। ब्रिटेन की महारानी के गले की शोभा बढ़ाने वाला हीरे से बना निजाम का हार विशेषज्ञों की नजर में दुनिया भर की शाही ज्वेलरी में सबसे कीमती माना गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक वर्तमान समय में इसकी कीमत करीब 6 अरब 59 करोड़ रुपए है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 14 नवंबर को खेला जाएगा। कल खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हरा दिया। मैथ्यू वेड ने शाहीन अफरीदी की गेंद पर लगातार 3 छक्के लगाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचाया।
ऑस्ट्रेलिया की टीम T20 वर्ल्ड कप फाइनल में दूसरी बार, जबकि न्यूजीलैंड की टीम पहली बार फाइनल में पहुंची है। आगे बढ़ते हैं। सोनीपत में महिला रेसलर मर्डर केस में क्या अपडेट है कि शहर में इमारत की छठी मंजिल पर भीषण आग लग गई। राजा राम की नगरी अयोध्या में कब शुरू हो रही 14 कोसी परिक्रमा। तमाम राज्यों की बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं टॉप 9 राज्य विशेष में। हरियाणा के सोनीपत में रेसलर निशा दहिया और उसके भाई की हत्या के मामले में एसआईटी ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है, लेकिन मुख्य आरोपी कोच पवन और उसका साथी अभी भी फरार है। निशा के पिता का आरोप है कि कोच निशा के साथ छेड़छाड़ करता था। इसके अलावा उन्होंने आरोपी पर निशा से करीब 3.5 लाख रुपए लेने का भी आरोप लगाया था। दिल्ली के कड़कड़डुआ मेट्रो स्टेशन के पास ऋषभ टावर की छठी मंजिल पर गुरुवार रात भीषण आग लग गई। दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की वजह फिलहाल अभी पता नहीं चल पाई है। मामले में अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भारी बारिश और तूफान की वजह से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। भारी बारिश के अलावा बांध से करीब 13,000 क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश से हुए हादसों में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में जहरीली शराब की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। परिवार का कहना है कि शराब पीने के कुछ ही घंटों के बाद दोनों की मौत हो गई। चोरी से शराब बनाकर बेचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में आबकारी विभाग के कर्मचारियों पर भी लापरवाही के आरोप लगे। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक पुजारी ने अपनी बहू को तलवार से वार कर लहूलुहान कर दिया। बहू को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे भोपाल रेफर कर दिया गया। वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी एटीएस ने बांग्लादेश और म्यांमार के नागरिकों की घुसपैठ कराकर उन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए विदेश भेजने वाले गिरोह के 2 और सदस्यों को गिरफ्तार किया है। एक शख्स को पश्चिम बंगाल और दूसरे को यूपी के गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के पास से कई नाम पतों पर बने पासपोर्ट, आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेज बरामद हुए हैं। दिल्ली में गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए एक बदमाश ने पैसे उड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। पुलिस ने जांच के बाद बदमाश और उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया। दोनों के पास से चोरी की 2 बाइक्स और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई कर रही है। तेलंगाना के हैदराबाद में पुलिस ने करीब 14 किलोग्राम स्यूडोफेड्रिन जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 5.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आरोपी इसे फोटो फ्रेम में छिपा कर ले जा रहा था। पुलिस के मुताबिक इसे बेगमपेट की अंतर्राष्ट्रीय कुरियर सेवा के जरिए ऑस्ट्रेलिया भेजी जा रही थी। रामनगरी अयोध्या में आज सुबह अपने शुभ मुहूर्त पर 14 कोसी परिक्रमा की शुरुआत होगी। परिक्रमा शुरू होने से पहले ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुवार शाम तक अयोध्या पहुंच गए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए जिला प्रशासन ने रूट डायवर्जन लागू कर दिया है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। किस राज्य में कोरोना वायरस ने बरपाया कहर। कोरोना ने कितने भारतीय बच्चों की पढ़ाई छुड़वाई और यूरोप में कहां बढ़ रहा कोरोना का कहर। कोरोना से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं टॉप 9 कोरोना से सावधान। फेस्टिव सीजन खत्म होते ही कोरोना ने फिर रफ्तार बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना ने चिंता बढ़ा दी है। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 154 नए मामले आए हैं, जबकि महामारी की वजह से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया। इस दौरान 71 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। राज्य में पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा छात्रों को निशाना बनाया है। भारत में कोरोना की वजह से 29 करोड़ छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हुई है। इनमें 13 करोड़ लड़कियां हैं। यूएनएस्को के आंकड़ों के मुताबिक भारत में स्कूल ड्रॉप आउट लड़कियों में से आधी से ज्यादा दोबारा स्कूल नहीं लौटती। कोरोना की वजह से प्री प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल के 11 करोड़ से भी ज्यादा बच्चे स्कूली शिक्षा से दूर रह गए हैं। पिछले साल कोरोना काल में खुदकुशी के मामलों को लेकर खुलासा हुआ है कि 2020 में कोरोना काल के दौरान करीब 12,500 से ज्यादा छात्रों ने आत्महत्या की थी। इस हिसाब से 34 छात्रों ने रोजाना सुसाइड किया है। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल सुसाइड के मामलों में 21% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। भारत में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर केंद्र सरकार का खर्च 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। वैक्सीन की लागत में वृद्धि केंद्र के विकास कार्यक्रम के विस्तार और टीकों की कीमत में बढ़ोतरी की वजह से हुई है। इस साल जुलाई तक केंद्र ने वैक्सीन खरीदने पर करीब 8,071 करोड़ रुपए खर्च किए थे। भारत के सोर्स CoV-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम के मुताबिक कोरोना के सीक्वेंसिंग डाटा में डेल्टा वेरिएंट ही चिंता की मुख्य वजह बना हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राज्यों को आगाह किया है कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए पहले से अपनाए जा रहे सुरक्षा उपायों को कम नहीं किया जाना चाहिए। यूरोप में बढ़ रहे कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जर्मनी, ब्रिटेन के साथ ही रूस, नीदरलैंड और पोलैंड में कोरोना एक बार फिर तेजी से पांव पसार रहा है। इन देशों में करीब 2/3 आबादी का पूरी तरह से वैक्सीनेशन हो चुका है। ब्रिटेन में लगातार 30,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं।
चीन में कोरोना महामारी के मामले बढ़ने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। राजधानी बीजिंग में प्रशासन ने कई मॉल्स और हाउसिंग कॉम्प्लेक्स को सील कर दिया है और लोगों से बिना किसी वजह से बाहर न घूमने की अपील की गई है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन ने कोरोना संदिग्ध को ट्रेस करने में मदद करने वालों के लिए इनाम का ऐलान किया है। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक देश में कोरोना महामारी की 5वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है। उनके मुताबिक 5वीं लहर पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ओलिवियर वेरन ने कहा है कि हमारे पड़ोसी देशों में ये लहर पहले ही आ चुकी है और ये पिछली लहरों की तुलना में ज्यादा गंभीर हो सकती है। कोरोना ने जर्मनी में कहर बरपा रखा है। पिछले 24 घंटे में जर्मनी में 50,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। बर्लिन में एक बार फिर से कोविड प्रतिबंधों को लागू कर दिया गया है। बिना वैक्सीनेशन कराए लोगों पर होटलों, स्पोर्ट्स हॉल, हेयर पार्लर समेत कई जगहों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मशहूर जर्मन कार्निवल समारोह पर भी वायरस की छाया दिखी। सीरिया में विद्रोहियों के हमले में कितने लोगों की मौत हुई? अमेरिका में चीन को क्या चेतावनी दी गई है और तालिबान की किस करतूत पर शुरू हो सकता है हिंसा का नया दौर? हम आपको दिखाते हैं ग्लोबल टेंशन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। टॉप 9 वर्ल्ड बैटलग्राउंड। सीरिया में विद्रोहियों के हमले में बड़े नुकसान की खबर है। सीरियाई नागरिक सुरक्षा, जिसे व्हाइट हेलमेट भी कहा जाता है, उसके मुताबिक शहर के बाहरी इलाके में हुए हवाई हमले में 5 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य लोग घायल हुए हैं। ये हमला सीरिया के उत्तर पश्चिम में विद्रोहियों के आखिरी गढ़ में बढ़ते तनाव के बीच हुआ है। ताइवान को लेकर अमेरिका ने चीन को सख्त चेतावनी दी है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर यथास्थिति को बदलने के लिए बल का उपयोग करता है तो अमेरिका और उसके सहयोगी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। ब्लिंकन ने कहा कि ताइवान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए हम अकेले नहीं हैं। कई देश हैं जो ताइवान पर किसी भी तरह की एक तरफा कार्रवाई को बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान की करतूतों के चलते हिंसा का नया दौर शुरू हो सकता है। दरअसल तालिबान राज को शिया भी मंजूर नहीं है। उसने राष्ट्रीय शहीद घोषित अब्दुल अली मजारी की प्रतिमा को हटा दिया है। मजारी ज्यादातर शिया अल्पसंख्यकों के नेता थे। तालिबान ने अपने पहले कार्यकाल के दौरान उन्हें कैदी बनाया था। अफगानिस्तान में तालिबान का अत्याचार बढ़ता ही जा रहा है। अब तक करीब 3 लाख लोग अफगानिस्तान से भागकर ईरान पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान में सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है और शरणार्थियों के ठिकाने के लिए वहां जरूरी व्यवस्थाएं नहीं हैं। ऐसे में शरण के लिए और अधिक संख्या में लोगों के ईरान पहुंचने की संभावनाएं हैं। अफगानिस्तान की सत्ता में काबिज तालिबान ने इस्लामिक धार्मिक कानूनों को लागू करने के लिए सैन्य ट्रिब्यूनल की स्थापना का ऐलान किया है। सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा के आदेश पर ट्रिब्यूनल के गठन का ऐलान किया गया है। इसके पास शरिया के फैसलों की व्याख्या करने, इस्लामिक नागरिक कानूनों से संबंधित फरमान जारी करने का अधिकार होगा। नेपाल सरकार की नई करतूत से भारत नेपाल संबंधों में एक बार फिर विवाद पैदा होने के आसार है। दरअसल नेपाल में जनगणना हो रही है और भारतीय इलाके कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा में भी जनगणना कराने की मांग उठी है। नेपाल का केंद्रीय सांख्यिकी ब्यूरो वहां जनगणना का कार्य सैटेलाइट के जरिए कराने पर विचार कर रहा है। रूस के रक्षा मंत्री शोइगु के एक बयान से पूरी दुनिया में हड़कंप है। रूस ने S-400 और S-500 से भी ज्यादा विनाशकारी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-550 बनाया है। रूसी सेना ने इसका ट्रायल भी कर लिया है और जल्द ही इसे सेना में शामिल करने का भी प्लान है। ईरान के परमाणु प्लांट पर पानी फेरने के लिए इजराइल कभी भी उसके खिलाफ जंग का बिगुल फूंक सकता है। इसके संकेत इजराइल के आर्मी चीफ ने भी दिए हैं। जनरल अवीव कोहावी की सेना वॉर ड्रिल में जुट गई है। दूसरी ओर ईरान का टैंक भी ओमान की खाड़ी में गरजने लगे हैं। ओमान की खाड़ी में तनातनी के दौरान ईरान ने अमेरिका पर 2 महाशक्तिशाली ड्रोन भेजकर उसे उकसाने का आरोप लगाया है। ईरान ने दावा किया है कि 8 से 9 नवंबर के बीच अमेरिका ने घातक MQ-9 रीपर और RQ-4 ग्लोबल हॉक भेजा था, जिसे उसकी वायुसेना ने खदेड़ दिया। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।